हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले उनके लिए एक ऑफिशियल मॉडल पेपर में लेकर आ चुका हूं। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ कक्षा 12 हिंदी का एक ऑफिशियल पेपर है 2024 और 25 के पैटर्न पर। और इस बार 24 फरवरी को इस पेपर से सभी प्रश्न आपके आने वाले। यूपी बोर्ड ने भैया ये खुद जारी किया है, नहीं विश्वास पड़ता तो आप लोग जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ये एक ऑफिशियल पेपर है, तो आज इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। इसके एक एक बताए गए प्रश्नों का मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे आप लोगों को हल करना है। इससे काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले, ये आप लोग बात को हमारे गांठ बांध लीजिए। यहां पर देखिए स्टूडेंट, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा हर एक पेपर के लिए और हिंदी में भी यही टाइम आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 अंक का पूर्णांक होगा, यानी हिंदी में आपका क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट में देखिए सबसे पहला पॉइंट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी ये जो पेपर है आप लोगों को अच्छे से 15 मिनट पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी खंड का उसके बाद में खंड खा आएगा। ऑफिशियल पेपर है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ। आप जो इनकी यूपी एमएसपी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस पेपर से काफी क्वेश्चंस आपके 24 फरवरी के एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके 10 बहुविकल्पीय शुरुआत में पूछे जाते हैं, यानी 5 गद्य से होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके पद्य से रहते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करना है और आप लोगों ने भी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान दिया होगा या तैयार किया होगा। तो इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय के हिंदी में पूछे जाएंगे। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इनमें से राइट आंसर क्या गोकुल नाथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नाभादास बिल्कुल नहीं। मुंशी सदा सुखलाल बिल्कुल नहीं। तो बचते कौन है इनमें? इनमें से आपके राइट आंसर दामोदर शर्मा हो जाएंगे स्टूडेंट। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। खा नंबर है भारतेंद्र युग की पत्रिका है। इनमें से बताना है आप लोगों को भारतेंद्र युग की पत्रिका कौन सी है। 1 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि भारतेंदु युग की ये पत्रिका मानी जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो द्वितीय उत्थान है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है आप लोगों को कि इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट दूसरा वाला, सन 1900 में हिंदी जो है गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। देखिए घ नंबर है सेवा सदन के रचनाकार है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को कि सेवा सदन के रचनाकार कौन हो जाएंगे। जेदेन्द्र कुमार जी बिल्कुल नहीं। सच्चिदानंद धीरानंद वातसेन आगे जी बिल्कुल नहीं। इनमें से हरिशंकर प्रेमी जी बिल्कुल नहीं। बचते कौन है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर्दा कहानी के लेखक है। इनमें से आपको बताना है स्टूडेंट कि पर्दा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। किशोरीलाल गोस्वामी जी बिल्कुल नहीं। विष्णु प्रभाकर बिल्कुल नहीं। इंसा अल्लाह खां बिल्कुल नहीं। यशपाल आपके हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी यशपाल जो है स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, यानी 5 क्वेश्चन था आपका गद्य से, इसको मैंने बता दिया है। अब यहाँ से हमारे कवि से रिलेटेड पद्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इन चारों में से बताना है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो पद्मावत हो जाएगा, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ठीक है। और इन क्वेश्चंस में से आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका परसों पेपर है स्टूडेंट 24 फरवरी को। ठीक है। और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट देकर आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितने % तैयार हो हिंदी के पेपर के लेकर। ठीक है। तो और आप मजबूत कर सकते हो तैयारी को। यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन है, खा नंबर जो क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल के किस शाखा से।
तो भैया भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित है, यानी आपका ख नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वो पूरा पेपर स्टूडेंट जो दिया हुआ है इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए गा नंबर क्वेश्चन, सिंगार, देखिए सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि है, कौन हो जाएंगे? तो इनमें से भैया आपके सिंगार और वात्सल रस के जो अमर कवि बताए जा रहे हैं वो सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, गा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन सूरदास जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। घा नंबर है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा कौन सी हो जाएगा? ये काव्य हो जाएगा स्टूडेंट, और ये शायद सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही हूं। ठीक है, एक एक नंबर का 10 आपका शुरू में ही बहुविकल्पीय प्रश्न में ही आंसर जब आप देते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए कबीरवाड़ी के डिक्टेटर कथन है, यानी जो कबीरवाड़ी के डिक्टेटर ये कथन है बेसिकली ये किसका है आपको बताना है। क्या जयशंकर प्रसाद जी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, दत्त दुलारी वाजपेयी का है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो इनमें से भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर कथन, इन्होंने ही कहा भैया कि कबीरवाड़ी का डिक्टेटर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी दिए गया जो गद्यांश है उसके आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आप लोगों को 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और गद्यांश होता है मेरे आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज में गद्यांश कैसे हल करना है, कॉपी में कैसे लिखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें मैं सिर्फ आपको गद्यांश बताऊँगा, चैप्टर का नाम बताऊँगा और उसके जो दिए हुए प्रश्न है उसको सॉल्व करके मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप लोग कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखते हैं गद्यांश व पद्यांश, आपका सारा डाउट उसमें भी क्लियर हो जाएगा। मैं बात करूं स्टूडेंट तो आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, अथवा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में आपके 2 गद्यांश दिए जाएंगे और इनमें से केवल एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है और इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जब इसके एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर 5 प्रश्न दिए होते हैं, यानी एक गद्यांश में स्टूडेंट आपके 5 प्रश्न दिए होते हैं। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर लिखेंगे तब आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है और 5 प्रश्न इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में से केवल एक को सॉल्व करना है। मान लीजिए कि मुझे ऊपर वाला सॉल्व करना है, तो देखिए इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अनेक अदभव भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन में अवरोधी या अब देखिए अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस किए होंगे हमारी बातों को या देखा होगा गद्यांश में, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र की बात हो रही है। ये देखिए राष्ट्र की बात हो रही है, बहुत सारी राष्ट्र हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को समझने का बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो राष्ट्र के स्वरूप जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसी से लिया गया भैया है। ये आपके राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आचार्य, एक प्रकार से हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, आपके फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, इसके जो लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई यहाँ पर देखिए कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इसका आप लोगों को व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या नहीं आता है तो तब आपका क्या करेंगे, देखिए व्याख्या नहीं आता है तब आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में क्या करोगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यही उठाकर पेस्ट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, लेकिन जिनको आता है वो पूर्ण रूप से अच्छे से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदभव भाव में उठते हुए पारिस्थितिक सम्मेलन में, यानी आपको किस तरह से लिखना है मैं बता दूं, आपको लिखना है कि जंगल में अनेक लता वृक्ष और वनस्पति ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है ये भी जानना जरूरी है।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। ये देख लिया हमने, सारी चीज़ों को बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, तो ये भी जानना जरूरी है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदी के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार। तो यहाँ से लेकर आपको स्टूडेंट यहाँ तक इसका आंसर देना है चौथे नंबर प्रश्न का, ठीक है। आप लोग आराम से देखिए, ध्यान से। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है, इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां जो राष्ट्रीय संस्कृति से क्या प्राप्त कर रही है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। देखिए, यहाँ से लेकर आपका स्टूडेंट यहाँ तक ये 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10 में से 10 नंबर पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये वाला दिया हुआ, मान लीजिए कि ऊपर वाले का आप नहीं सॉल्व करना चाहते हो, आप ये नीचे वाला सॉल्व कर लीजिए, गद्यांश। इसमें दिया हुआ है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब चैप्टर का नाम यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है, ये देखिए, भाषा में आधुनिकता या भाषा और आधुनिकता। चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतम बार क्या होता है, जो गद्यांश दिया होता है उसी में चैप्टर का नाम बताया होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है और आपका पूरा 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो ये रेखा खींची हुई है ना कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो यहाँ से लेकर आप तक यहाँ तक इसका पूरा आप लोग डिटेल में इसका एक प्रकार से व्यवहार में लाना भाषा और आधुनिकता कहलाता है, इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। किन किन के प्रयोगों से भाषा आधुनिक बनती है, तो यहाँ पर देखिए, नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता में प्रदान करना है, भाषा में आधुनिकता लाना है। तो यहाँ से लेकर आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भाषा के विकास कब नहीं होता। तो देखिए, भाषा का विकास कब नहीं होता, स्टूडेंट मैं बता दूँ, भाषा का विकास नहीं होता है, यानी यहाँ से लेकर आपका, ठीक है, या यहीं से लिख सकते हैं कि नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर आप स्टूडेंट यहाँ तक आपके चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है। तो नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा अर्थ बता देना, नहीं तो उठाकर यही पेस्ट कर दीजिएगा। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो पूर्ण रूप से अच्छे से करेंगे। भैया चैप्टर का नाम याद रखिए, भाषा और आधुनिकता और आपका राष्ट्र का स्वरूप। इसके चैप्टर के इस बार कंफर्म है कि भैया गद्यांश आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। और पेपर के द्वारा भैया दिया गया तो इसमें तो कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पद्यांश पर, थोड़ा रुक जाइए, ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का आपका पद्यांश भी होता है पेपर में, ठीक है। और अथवा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, ये देखिए अथवा करके पेपर में 2 दिए हुए हैं, इनमें से केवल एक को आपको हल करना है पद्यांश को। देखिए, वो गद्यांश था कवि, लेखक और चैप्टर से रिलेटेड, यानी पाठ से रिलेटेड। यहाँ पर आपका कवि से रिलेटेड पूछा गया है। देखिए, इस पद्यांश में भी 2 दिए हुए हैं और इनमें भी 5-5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख लीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न है और इसमें भी 5 प्रश्न है, ठीक है। देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो जो बिजली का पुल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओ वो मुख पश्चिम का व्योम, बीच जब घिरती हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। तो भैया चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु, ठीक है। इसके जो कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हो जाएंगे। क्या मैं सही हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो कि हर एक प्रश्न इसमें 2-2 नंबर का होता है। टोटल 5 प्रश्न होता है, 10 नंबर आपको दे दिया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ से लेकर आपका नील परिधान बीच सुकुमार से लेकर जो यहाँ पर है ना कि मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो इसी तक यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में इसका व्याख्या करना है, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने हालांकि इसका मीनिंग बता रखा है,
ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मेघवत बीज गुलाबी रंग, ये वाला भी आप कर सकते हैं। टोटल 2 प्रश्न कंपलसरी होता है, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी का जो 3 प्रश्न होता है वो इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं, ठीक है। अथवा करके आप ये वाला भी कर सकते हैं, जो कि किससे लिया हुआ है, नौका विहार से लिया हुआ है। इसके जो एक प्रकार से कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस धारा की जगह का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, ठीक है। अथवा करके आप इसके भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दोनों में से केवल एक ही करना है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न इसमें भी कंपलसरी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम आपने यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम भैया इसमें बताया हुआ है नौका विहार, और इसके जो कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी। बस आपको चैप्टर पहचानना आना चाहिए। मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको चैप्टर का नाम और यानी लेखक और उसके चैप्टर का नाम कैसे पहचानना है, वो आप लोग जान जाओगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इस धारा सा जग का क्रम कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी आपको बताना है। टोटल 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए, बाकायदा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में आपको ये करना पड़ेगा। 5 नंबर आपको दिया जाएगा पेपर में। अब देखिए कौन कौन सा जीवन परिचय इस बार आएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 24 फरवरी को लिख लीजिए, ये कन्फर्म है आने वाला है। मैं जितने भी मॉडल पेपर में आपके जीवन परिचय बताता हूँ, ठीक है, उससे हटकर ये जीवन परिचय है, तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का जो है पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने। मैं सभी का वीडियो लेकर आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट पर वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो ये लेखक का था, मैंने बता दिया है। अब देख लेते हैं कवि वाला। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में आपको कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है। तो इस बार जो जीवन परिचय आने वाला है कवि का, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, ठीक है। ये चारों का जीवन परिचय आप लोगों को स्टूडेंट पेपर में देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिए, कंफर्म है। इन जीवन परिचय को चाहिए तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगा हमारे, ठीक है। 12th हिंदी प्लेलिस्ट 2025 का आपको वहीं पर सारी चीजें देखने को बाकायदा मिल जाएगी, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यानी कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा जो बहादुर कहानी है इसकी समीक्षा करना है। इसमें जो शब्द सीमा दिया जाता है 80 शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका ये होता है जो है कहानी, हर साल पेपर में आता है। अथवा करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पर आप दिखा दूं मैं। देखिए, एक पंचलाइट है, एक बहादुर है, तो इसके बारे में आपको चाहे पंचलाइट वाला कर लीजिए या बहादुर वाला कर लीजिए, आपको बेसिकली यहाँ पर सारांश लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों भी नहीं आ रहा भैया, तब आप क्या करेंगे, तब आप कर्मनाशा की हार कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं भोरे पाड़े, ठीक है, भोरे पाड़ी के बारे में आप बता दीजिए। इस पर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, कि भोरे पाड़ी का चरित्र चित्रण बाई शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, ठीक है। अब ये खंडकाव्य जो होता है जिला वाइज होता है, मैंने काफ़ी सारे पेपर में बता रखा हूँ, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये हर साल आपका आता है स्टूडेंट हिंदी में, क्लास 12 हिंदी में 5 अंक का, ठीक है, और 80 शब्दों में होता है। और ये खंडकाव्य जो होता है जिला वाइज होता है, यानी जैसे यूपी के 75 जिले हैं, इनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग खंडकाव्य लगेंगे। जैसे कि किसी के डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं, रश्मरथी खंडकाव्य लगता है, किसी में श्रवण कुमार, किसी में मुक्त यज्ञ, किसी में त्यागपति, किसी में सत्य का जीत, किसी में आलोक वृत्त, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना खंडकाव्य होता है,
ठीक है। और इन सभी पर मैंने खंडकाव्य पर वीडियो बनाया हुआ है, हमारा सेकंड चैनल जियोग्राफी हिंदी पर। वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, वहाँ पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये खंडकाव्य, जैसे कि मैं अपने जिलों की बात करूँ स्टूडेंट, खंडकाव्य तो त्यागपति खंडकाव्य हमारे जिले में लगता है और लगभग एक खंडकाव्य 10 जिलों में लगता है। अब आपके जिले में जो खंडकाव्य लगता है उसी को तैयार कर लीजिएगा। अन्य कोई तैयार करके जाते हो, कॉपी में लिख देते हो तो 5 नंबर आपका कट जाएगा। आपके जिले का जो है वही तैयार करके जाइए, 5 नंबर अपना प्राप्त कर लीजिए। तो ये इतना क्लियर होगा 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देख लेते हैं अगला। यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है हमारा खंड खा। ठीक है, हिंदी व्याकरण यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी व्याकरण यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 50 नंबर के क्वेश्चन सब हमें यहां से प्राप्त करने हैं। क्लियर हो गया। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 7 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को और पेपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा कि संस्कृत का गद्यांश हो या भैया श्लोक हो, दोनों में अथवा करके 2 आपके दिए जाएंगे। 2 संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इनमें से अब मैं क्लियर आपको बता दूं कि करना क्या रहेगा बेसिकली, इन गद्यांश को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए संदर्भ है ना, तो इसके चैप्टर का नाम बताने के लिए आपको दिया जाएगा 2 अंक। ठीक है, और यहाँ पर अनुवाद के लिए आपको दिया जाएगा 5 अंक। ठीक है, ये संस्कृत में दिया हुआ, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिखना। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश पेपर जो है आपका कंपलसरी होता है, तो इंग्लिश में जो हिंदी टू आता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना और हिंदी टू आता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी संस्कृत टू आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। इसका समझ में आ गया। अथवा करके दिया हुआ है, ये देखिए, युवक मालवीय स्वीकीर्ण प्रभावपूर्ण भाषणेन जनान मरासी अमोहत। चैप्टर का नाम बताना जरूरी क्योंकि 2 नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये सभी इस पेपर में बताए गए जितने भी स्टूडेंट आपको क्लियर है या कोई भी डाउट आपका बचता है तो प्लेलिस्ट में जाओगे। जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि संस्कृत का जो संदर्भ अनुवाद कैसे करें, कैसे लिखें या श्लोक कैसे सॉल्व करें, तो इस पर भी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट वाले में बना रखा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं रेगुलर वीडियो लेकर आता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर के लिए मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। ये महामना चैप्टर से लिया गया, महामना मालवीय। ठीक है, ऊपर वाला। नीचे वाला कि अतीत प्रथमकल्पे चतुष्टा सिंह राजा नमकुर्वणान, ये लिया गया जातक कथा से। किससे लिया गया है स्टूडेंट? जातक कथा से। अब दोनों में से देखिए सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है वो अनुवाद करना होता है। जब आप अनुवाद कर ले जाओगे तो दोनों में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए, अपना 7 नंबर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, इसको भी मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया और आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा ही। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से दिमाग लगाकर। इतना क्लियर हो गया। आप देख लेते हैं खा नंबर में। देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो निम्नलिखित श्लोक है इसका हिंदी में संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। श्लोक कह लीजिए या इसको आप संस्कृत का पद्यांश भी कह सकते हैं। 7 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। ठीक है, तस्या ही मधुरा काव्य तस्मादपि सुभाषितम। चैप्टर का नाम है भैया सुभाषित रत्नान। क्या नाम है? सुभाषित रत्न नानी चैप्टर का नाम है। इससे हर साल पेपर में आपका एक ना एक श्लोक आएगा। और भैया एक श्लोक आ गया तो एक ही करना है ना इनमें से। देखिए अथवा करके दिया हुआ, इनमें से केवल एक ही करना है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये शायद आपका दूत वाक्य में या निपत दिलीप से दिया हुआ है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किससे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के लिए आपको पेपर में 2 अंक दिया जाएगा, इसका अनुवाद करना है 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन करना है बेसिकली। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि श्लोक और अनुवाद को कैसे श्लोक को कैसे सॉल्व करते हैं, संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को एक ही वीडियो में क्लियर करके बताया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 9 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर संस्कृत में देना है। आपको 4 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, यानी 4 नंबर दिया जाएगा। अब ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना। कैसे देना देखिए, जैसे यहाँ पर मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, एक में करके दिखाऊंगा। वैसे आप लोगों को काफ़ी सारे मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व करा दिया है और आप लोगों के पास जो हिंदी का साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन बैंक होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दिलीप कस्य प्रदेश राजा अस्ति। तो दिलीप इस तरह से लिखेंगे, दिलीप
दिलीप दिलीप जो है बहुत सारे, यानी दिलीप समग्र भूमंडल, यहाँ पर देखिए समग्र भूमंडल समग्र भूमंडल राजा अस्ति या प्रदेशस्य अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका हिंदी में ये संस्कृत में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। केवल 2 ही प्रश्नों को करना है, 1 अंक जब आप एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। 10 नंबर का नंबर कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। खा नंबर में है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर दिया जाएगा। और गा नंबर में चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इसमें भी 2 अंक दिया जाएगा। रस छंद अलंकार के ऊपर मैंने ऑलरेडी से एक वीडियो बना रखा है, हर साल पेपर में स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप चाहे करुण रस का कर लीजिए या आप श्रृंगार का कर लीजिए, आपको करना एक ही है, इसमें परिभाषा देना है, उदाहरण देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे करुण रस का आपको परिभाषा दे देता हूँ कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। इसका उदाहरण है कि जता पंख विन खग अत दीना फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव जियावन मोही। एक और है कि बड़ी खोयो भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये करुण रस का परिभाषा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी आपको 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। चौपाई में भी सेम प्रोसेस है, चाहे आप चौपाई का कर लीजिए या दोहा का कर लीजिए, मिलेगा आपको 2 नंबर ही। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म समभाव, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक को तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपका पत्र लेखन आएगा और आप पत्र नहीं, निबंध लेखन आएगा। निबंध लिखने का तरीका आपको नहीं पता है, कैसे निबंध लिखा जाता है, कॉपी में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। और आपके क्वेश्चन बैंक में भी निबंध इन सभी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, संधि से पूछा गया है। आपका 3 संधि पूछा जाता है पेपर में बहुविकल्पीय की तरह। ठीक है, देखिए पावक का संधि विच्छेद होगा, तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इनमें से स्टूडेंट बताइए। पावक का सही संधि विच्छेद पो धन अका हो जाएगा, जो कि पहले का आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा है प्रेजते का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इनमें से सा वाला हो जाएगा, प्राधन एजते हो जाएगा सही संधि विच्छेद। ठीक है, तीसरा है पुस्तकालय में संधि है, तो पुस्तकालय में जो आपका दीर्घ स्वर्ण संधि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर्ण संधि, तो पुस्तकालय में आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। खा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, यानी कि एक का विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने बहुविकल्पी के थ्रू भी बताया कि आपको समास के बारे में आता है, अव्यय भाव समास, कर्म धारण, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। ठीक है, इसी तरीके से समास पूछा जाता है बहुविकल्पी के थ्रू भी। अब यहाँ पर हमें कैसे लिखना है देखिए, जैसे कि मैं सा वाला करने वाला हूँ। ठीक है, तो एकम एक प्रति, इसमें जैसे समास का नाम लिखना है तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा हो गया समास विग्रह, ये हमारा समास विग्रह हो गया, ये हमारा समास का नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो प्रत्येकम का एकम एक प्रति अव्यय भाव 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, क्योंकि तीनों में से हमें केवल एक ही करना था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और आपके क्वेश्चन बैंक में भी हो जाएगा। और मैंने जो 1-1 घंटे का वीडियो में बनाता हूँ खंड का और खंड खा के ऊपर, ठीक है, एक मैंने 2 घंटे का वीडियो में लेकर आने वाला हूँ स्टूडेंट, उसमें मैं इन सभी के बारे में क्लियर से बात करूँगा। ठीक है, डाउट आपका क्लियर करूँगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है,
8 नंबर आपको दिया जाएगा इसमें। पहले साहित्यिक हिंदी में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब नया जो है सिलेबस के अनुसार जुड़ गया है। अथवा करके दिया हुआ है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का आपको क्या योग स्पष्ट करना है। 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, इनमें से आप किसी का कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के प्रत्यय लिखिए। तो इनमें से किसी एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना है, बहुविकल्पीय की तरह ये हालांकि पूछा जाएगा। खा नंबर में देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त, ठीक है, विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 3 दिया हुआ, इनमें से केवल एक ही करना है। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ कि ग्रामम अमिता वृक्षा सत्य, यानी गाँव के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। अब इसमें देखिए विभक्ति की बात हो रही है तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, इसमें जो नियम हो जाएगा सूत्र अबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी हो जाएगा। ठीक है, अबिता परता समया, ठीक है, निक्सा हा प्रतियोगी इसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पूरा इसी तरीके से आपको क्लियर करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है। पूरा ये पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया है। और कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई है, वहाँ पर आकर आप लोग हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन फॉलो करना मत भूलिएगा। फॉलो करोगे तभी मैं सारे डाउट का क्लियर करूँगा स्टूडेंट। और फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। 24 फरवरी को आपका ये वायरल पेपर आपका आने वाला है, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी का। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।